वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र बीए तृतीय वर्ष पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। पेपर 1 का नाम है आपके फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट, यानी सामाजिक विचारों का आधार। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, सामाजिक विचारधारा का आधार या सामाजिक विचारों का आधार, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहें बोल सकते हैं। फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट इसको कहा जाता है और विस्तार से इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके मॉडल पेपर के बारे में आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये न्यू मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, एक मॉडल पेपर इससे पहले और पढ़ा हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिएगा और 2022 वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा और एक महासंग्राम वीडियो पढ़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा। बस आपका काम हो जाना है। तो यही 3-4 वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको नज़र आ जाएगा। हालांकि इसी वीडियो में, यानी कि आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं पूरे के पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके वो वीडियो सेट करता हूँ, बनाता हूँ, कोई भी मॉडल पेपर बनाता हूँ, ताकि आपको एक प्रकार से कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े और आप आसानी से पढ़ करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। तो फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट के बारे में चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 1। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। यहाँ पर ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, बीए तृतीय वर्ष 2023 समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट, मतलब साल मॉडल पेपर होगा या 2023 की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया और उसके उत्तर को मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपका पेपर जो होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, खंड बा से आपके लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे आते हैं। जो आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होता है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, और 50 शब्दों में उस प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लघु उत्तरीय की बात की जाए तो आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, और अथवा करके एक प्रश्न के नीचे दिया होता है, तो आप विकल्प के रूप में, यानी कि एक प्रश्न के स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी उसमें कर सकते हैं। हर एक प्रश्न में ऐसी व्यवस्था दी जाती है। और जो आपका खंड सा होता है उसमें 5 प्रश्न आपको दिए होते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं 500 शब्दों में। अच्छा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो खंड बा में होते हैं उनको 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात किया है तो उनके नंबर की, तो उनमें आपको 15 नंबर दिया था 2 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चंस करेंगे आपको तो 30 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न के लिए 15 नंबर है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका आ चुका है, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। प्रश्न है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के आधार बताइए। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के आधार की अगर बात की जाए तो आप देखे होंगे कि भाई बहुत समय से क्या समाज नहीं रहा था। समाज बहुत प्राचीन काल से ही समाज है, लेकिन समाज का जो समाजशास्त्र का जो व्यवस्थित अध्ययन है, एक प्रकार से एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन आप देखते हैं। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी कहा गया। किसके द्वारा? अगस्त कॉम्टे के द्वारा। और इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। और उससे पहले भी हमारे यहाँ पर वैदिक समाज था। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज था, ऋग वैदिक समाज था। आप देखते हैं आर्यों का समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वहाँ पर भी समाज था। ऐसी बात नहीं कि 1838 में समाज का उदय हुआ। समाज का विज्ञान है समाजशास्त्र, लेकिन समाज का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाला कोई शास्त्र या कोई विज्ञान था नहीं। लेकिन उस समय भी कुछ चीज़ें थीं और उन्हीं चीज़ों को आधार बना करके समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई आगे चल करके। तो वही चीज़ों को हमको समझना है। तो शताब्दियों पूर्व से ही मनुष्य जो है समाज के बारे में सोचता विचारता रहा है और वह यह चिंतन भी करता रहा मनुष्य कि समाज को हम कैसे संगठित कर सकते हैं। मनुष्य जो है खास करके सभ्यताएं, तो मनुष्य के साथ साथ सभ्यताओं का भी उत्थान होता है, सभ्यताएं भी बढ़ती हैं। और जिस प्रकार से मनुष्य का पतन होता है, सभ्यताओं का पतन होता है, तो कहीं न कहीं पे मनुष्य का यह चिंतन वास्तव में समाजशास्त्रीय ही था। किंतु उसे दार्शनिक, इतिहासकार और विचारक, विधि निर्माणवेत्ता जो थे, वो एक प्रकार से कहीं न कहीं पे उसको समाजशास्त्री चिंतन से अलग कर देते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति के आधार की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 आधार इसके हमारे समक्ष आते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति के। पहला तो है राजनीतिक दर्शन शास्त्र। राजनीतिक दर्शन शास्त्र से एक प्रकार से एक आधार है दर्शन शास्त्र, जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, उससे कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र की उत्पत्ति आप मान सकते हैं, एक आधार के रूप में रख सकते हैं इसको। दूसरा जो आधार है वो है इतिहास का दर्शन, यानी कि फिलोसॉफिकल हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी।
तो खास करके इतिहास का जो दर्शन है उसके बारे में, यानी इतिहास में जो विचारधारा है तमाम सारी, उसको भी एक प्रकार से आधार माना जाता है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का। तीसरा आधार है उद्विकास के जैविकीय सिद्धांत। जो उद्विकास का जैविकीय सिद्धांत है, उद्विकास मतलब जिस प्रकार से मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक, फिर आप देखते हैं वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता, और आप देखते हैं और आगे चल करके फिर वैदिक युग आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, फिर आप देखते हैं ताम्र पाषाण, तमाम प्रकार की सभ्यताएं आती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। तो उद्विकास के जैविकीय सिद्धांत ये तीसरा आधार है। चौथा आधार है आपका सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए जो आंदोलन हुए हैं। अच्छा, ये सामाजिक और सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन हुए हैं ये आकर के 18वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए हैं। तो एक प्रकार से ये समाजशास्त्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से 1838 की बात किया, 1838 जो है 19वीं शताब्दी का ही दौर है। तो उसी समय आप देखिएगा, उसी समय, अच्छा 19वीं शताब्दी 1800 के बाद, यानी 1800 से लेकर के 1801 से लेकर के 1900 तक का जो समय काल है ये 19वीं शताब्दी है, ठीक है। 1901, 1902 ये आपका 20वीं शताब्दी आ जाएगा, और 2000 आप जो चल रहे हैं उस समय, ये सब कौन सी शताब्दी है, ये 21वीं शताब्दी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करेंगे इसको, इसीलिए मैंने बताया। तो ये चार आधार हैं: राजनीतिक दर्शन शास्त्र शुरुआती समय में, इतिहास का दर्शन शुरुआती समय में, उद्विकास का जैविकीय सिद्धांत, और सामाजिक और राजनीतिक सुधार के जो लिए जो आंदोलन हुए वो सब आधार के रूप में आते हैं। और समाजशास्त्र का उदय होता है 1838 में अगस्त काम्ट के द्वारा। फ्रांस के निवासी थे वो, ठीक है, इसीलिए उनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अगस्त काम्ट को। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति के आधार हो गए। अगला प्रश्न है आपका, प्रबोधन का अर्थ बताएं। प्रबोधन किसे कहते हैं? प्रबोधन की अगर बात की जाए तो प्रबोधन का मतलब सीधा सा होता है बुद्धिवाद, ठीक है। प्रबोधन का अर्थ क्या है? बुद्धिवाद से है, विविधता से है, अनेकता से है, स्वतंत्रता से है, लौकिकता से है, और व्यक्ति के सम्मान से है। तो कहीं ना कहीं पे प्रबोधन का सीधा सा मतलब होता है कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार हैं उनको अपने विचार रखने का, और उन विचारों का एक प्रकार से आगे बढ़ाने की उनको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने विचारों को कहें, अपने विचारों को आगे बढ़ाएं। तो ये होता है आपका प्रबोधन, इसी को बोलते हैं क्या? प्रबोधन। तो प्रबोधन के अंतर्गत दूसरों के विचारों के सम्मान तथा प्रत्येक को अपने विचारों के अनुगमन करने की जो होती है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, और इसी को हम प्रबोधन बोलते हैं, खास करके समाजशास्त्रीय भाषा में। प्रबोधन की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक अथवा मूल्यांकन बहुल तत्ववाद भी एक प्रकार से एक तत्व माना जाता है प्रबोधन का। जैसे से आप देखते हैं नए व्यक्ति परंपरा से क्या होता है, नए व्यक्ति परंपरा से या नवीन व्यक्ति परंपरा से प्रबोधन दिशा में अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसमें नए संस्कार आते हैं, नवीन ज्ञान का विकास होता है, अनुभव का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है। तो इन सभी का विकास होता है और इनके लिए आस्था भी बढ़ती है। तो प्रबोधन को मिलाकर के इसके द्वारा ज्ञान और अनुभव का विभागीकरण होता है, और नवीन मार्ग जो होते हैं ज्ञान के लिए खुल जाते हैं। तो ये होता है आपका प्रबोधन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। औद्योगिक क्रांति क्या है भाई? तो औद्योगिक क्रांति की बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति जो है ये खास करके आप देखते हैं उद्योगों के विकास से रिलेटेड है। तो औद्योगिक क्रांति वह क्रांति है या वह क्रांति है, मतलब उस क्रांति को कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो उद्योग होते हैं उनका भरपूर विकास होता है जिसमें, ठीक है। तो उसी स्थिति को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और ख़ास करके औद्योगिक क्रांति से आप देखते हैं तमाम सारे देशों की जनसंख्या की गतिशीलता, उत्पादन का स्तर, विश्व व्यवस्था और भी तमाम सारे क्षेत्रों पर औद्योगिक क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है। औद्योगिक क्रांति को अपनाने वाले देशों में जो कि पहले कृषि प्रधान देश थे, और एक बैग क्या हो जाए, एक कोई देश है वो कृषि प्रधान है और अचानक से उसमें उद्योगों का विकास हो जाए और बहुत सारी जनसंख्या उद्योगों में एक प्रकार से डट जाए, उद्योगों को करने लगे, तो उद्योगों का तीव्र विकास हो जाए अचानक से, तो वही होता है औद्योगिक क्रांति का समय, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया जो अभी तक हाथों ने मतलब हाथ से काम हो रहा था किसी भी चीज़ का, अब उन्हीं हाथों के कामों को जब मशीनें ले ले तो आप समझिए कि औद्योगिकरण हो गया है, ठीक है। और ये काम इंग्लैंड से आप देखते हैं शुरुआत हुई इसकी, तो कहीं ना कहीं पे यही हुआ औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की क्रांति भी इसी प्रकार से है। फ्रांस की क्रांति जो है वो फ्रांस में ही नहीं हुई थी, बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में आप देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में फ्रांस की क्रांति को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण मानव जाति को अचानक ही एक नए समाज के निर्माण के लिए मोड़ लिया।
और 18वीं शताब्दी के आप देखते हैं 1750 के बाद से आप देखते हैं 1789 में क्रांति हुई। उसके बाद में आप देखते हैं यूरोप में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए और उनके कारण से इस युग को यूरोपीय इतिहास में एक विशेष महत्व प्राप्त है। इतिहासकारों में खास करके इसे एक युग की समाधि तथा दूसरे युग का पालना भी कहा गया है फ्रांसीसी क्रांति को। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के साथ ही यूरोप का इतिहास एक राष्ट्र, एक घटना और एक पुरुष के इतिहास में मिलकर के एकाकार हो जाता है और यह राष्ट्र है फ्रांस और वह घटना है फ्रांस की क्रांति, ठीक है, और वह पुरुष जो है उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यूरोप का इतिहास जो है एक राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र? फ्रांस। एक घटना, कौन सी घटना? फ्रांस की राज्य क्रांति। और एक पुरुष मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट, तो इसके समय में ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, फ्रांस की भी क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है सामूहिक डार्विनवाद क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। सामूहिक डार्विनवाद या सामाजिक डार्विनवाद? वैसे सामूहिक डार्विनवाद वहाँ पर मैं गलत बोल दिया, सामाजिक डार्विनवाद, ठीक है। सामाजिक डार्विनवाद की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है सामाजिक डार्विनवाद। और स्पेंसर कहते हैं कि जिस तरह से जीवों का विकास होता है, और जीवों का विकास कैसे होता है? सरलता से भिन्नता की ओर होता है, ठीक है, समानता से जटिलता की ओर होता है जीवों का विकास। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीवों का विकास सरलता से भिन्नता की ओर, समानता से कठिनता की ओर या जटिलता की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी विकास कैसा होता है? सरलता से भिन्नता की ओर होता है समाज का विकास, और समानता से जटिलता की ओर होता है समाज का विकास, जिस प्रकार से जीवों का होता है, ठीक है। ये किसने बताया? हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विनवाद जो है सामाजिक डार्विनवाद उन्होंने दिया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो डार्विन महोदय ने जीवों के विकास के संदर्भ में जो थियरी दी थी, उसी थियरी को कहीं ना कहीं पे समाज के लिए लागू करवाया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और खास करके प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे तथा उनके कार्य जो थे वो घुले मिले हुए थे। यह स्थिति अनिश्चितता की थी, किंतु धीरे धीरे क्या हुआ? समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन और संस्थाएं अलग अलग दिखाई देने लगी, उनमें कार्य विभाजन भी उत्पन्न हो गया, विशेषीकरण भी हो गया, और इससे क्या हुआ? समाज में जटिलता व भिन्नता बढ़ी। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि हुई, और इसी प्रक्रिया को सामाजिक विकास या सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सामाजिक विकास और सामाजिक डार्विनवाद एक ही बात है। इससे क्या होता है? समाज जो पहले क्या था? पहले लोगों की क्या रिक्वायरमेंट थी? पहले लोगों की रिक्वायरमेंट थी भाई रोटी कपड़ा मकान। क्या रिक्वायरमेंट थी बाबू? रोटी कपड़ा मकान। बस रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बस सारी चीज़ें एक प्रकार संपन्न है। और बाद में क्या हो? पहले मकान की भी व्यवस्था नहीं थी, पहले केवल खाना व्यवस्था हो जाए, पूरा पाषाण काल में आप चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? बुद्धि का विकास हो, तो जैसे जैसे क्या हुआ? मनुष्य का विकास होता गया, वैसे वैसे सरलता थी, पहले समानता थी, मतलब एक प्रकार से क्या था? पहले सहज समाज था, अब जटिल समाज हो गया है। आज आप देखते हैं कि घर बनवाओ, ये करो, दुनिया भर का शादी करो, ये करो, एसी लगवाओ, कूलर लगवाओ, दुनिया भर का टीम टाम जो आज आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब जटिलता ही है। व्यक्ति कमाने के चक्कर में परेशान है, जबकि जीवन की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं कि भाई भोजन मिल जाए भरपेट, वस्त्र मिल जाए तन ढकने के लिए, और छांव मिल जाए धूप और वर्षा के लिए घर, तो यही 3 मूल आवश्यकताएं हैं जीवन की, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन मनुष्य इज्जत के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में लगातार तमाम प्रकार के कामों को, जो कि काम गलत भी कार्य हैं उसको भी करता है, सही कार्यों को तो एक प्रकार से करने में लज्जा भी आती है लोगों को, ठीक है, लेकिन गलत काम करने में लज्जा नहीं आती है, बड़े फक्र से करते हैं। बस 2 लोग वाहवाही कर दे, बस वो एकदम से फूल लोढ़ा हो जाते हैं, ठीक है। और जो एकदम से जो नहीं भी करना चाहिए वो कर देते हैं। बस कह दो कि अरे भैया तू ही हो सबसे नंबर 1 है, तू ही हो बहुत ज़बरदस्त आदमी, बस 2 चक्कर बखान करो, देखो तीसरे चक्कर में क्या करते हैं। तो इस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते तो सामाजिक डार्विनवाद एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सरलता से जटिलता और मतलब एक प्रकार से समानता से भिन्नता की ओर पलायन है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका 5वां नंबर। मार्क्स की बात की, मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स की बात हो रही। तो मार्क्स ने इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स का एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, बड़ा फेमस विचार है, अभी चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। तो कार्ल मार्क्स की बात की है तो उन्होंने 5 युगों में बांटा है, 5 युगों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा है किसको? इतिहास को। पहला उन्होंने इतिहास को बांटा
आदिम साम्यवादी युग रहा सबसे पहला। अब आदिम साम्यवादी युग के बाद में कौन सा आया? दूसरा युग आया दासत्व युग, ठीक है। उसके बाद में तीसरा युग आता है सामंतवादी युग, चौथा युग आता है पूंजीवादी युग, और पांचवा युग आता है समाजवादी युग, और छठवां युग आता है समाजवादी या फिर उसी को साम्यवादी युग बोलते हैं। समाजवाद का एक न्यू डेवलप रूप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चार एक प्रकार से ये छः जो हैं ये क्या है? मुख्य रूप से 5 युग या 6 युग बोल सकते हो, 5 युग ही बोल सकते हो समाजवाद के बाद में यहाँ तक, ठीक है। तो कौन सा? आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग, या इसी को आप साम्यवादी युग भी बोल सकते हो। आगे चल करके साम्यवादी विचारधारा हुई समाजवाद का, लेकिन बात एक ही है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से 5 वर्गों में बांटा किसने? इतिहास को, कार्ल मार्क्स ने। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मैक्स वेबर की बात की जाए तो मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा दी, और मैक्स वेबर ने अपने सामाजिक चिंतन में सत्ता की अवधारणा को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए उसको मतलब उसे मौलिक माना है सत्ता को। और इन्होंने कहा मैक्स वेबर ने कि समाज में सत्ता का आधार मुख्य रूप से आर्थिक आधारों को निर्धारित किया गया, मतलब आर्थिक आधारों के द्वारा निर्धारित होता है। और इन्होंने बताया मैक्स वेबर ने कि आमतौर पर सत्ता उन्हीं लोगों के हाथों में रहती है या होती है जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास रुपया पैसा होता है, जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, उन्हीं के पास जो शक्ति होती है या सत्ता होती है उन्हीं के पास होती है। और इसी खास करके इसी सत्य के आधार पर श्रमिक अपनी स्वतंत्रता को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है, चूँकि उनके पास उत्पादन के साधन हैं। तो श्रमिक जो है बेचारा उसके पास साधन नहीं है, वो साधन विहीन है, इसीलिए वो पूंजीपतियों के यहाँ काम करता है, और इसके फलस्वरूप पूंजीपतियों या मालिकों को श्रमिकों के ऊपर एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और यही सत्ता की अवधारणा है। यद्यपि वर्तमान समय में सत्ता का बहुत कुछ रूप मतलब एक प्रकार से राजनीतिक आधार लेता जा रहा है, और प्रशासकीय भी होता जा रहा है सत्ता का एक प्रकार से जो आधार है, किंतु हम आर्थिक आधार को प्रमुखता दिए बगैर नहीं रह सकते हैं। ये एक प्रकार से मैक्स वेबर के विचार थे सत्ता को लेकर के, ठीक है। सत्ता इन्होंने 2-3 प्रकार की बताई है, अभी उसके बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार की सत्ता के बारे में बताया इन्होंने। अगला प्रश्न आपका है आश्रम व्यवस्था। चर्चा करते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आश्रम व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आश्रम व्यवस्था खास करके व्यक्ति के जीवन को एक प्रकार से संपूर्ण जीवन, जब से व्यक्ति पैदा हुआ जब तक मर नहीं जाता है, उन सभी जीवों को एक प्रकार से मतलब मान लिया गया कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है, ठीक है। अब इसी 100 वर्ष को उन्होंने मतलब विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से? 0 से 25 वर्ष, ठीक है, और 25 से 50 वर्ष, और इसके अलावा 50 से 75 साल, और फिर उसके बाद में लास्ट में आपका है चौथा आश्रम जो 75 से 100 वर्ष। अच्छा, 0 से 25 साल का जो एज है ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो 25 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है, और इस आश्रम में बालक गुरुकुल में रह करके गुरु की सेवा करना, सादगी से रहना, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब होता है 25 वर्ष तक, यानी कि विद्या अध्ययन। और 25 से 50 वर्ष का जो आश्रम होता है 25 वर्षों का, ये होता है गृहस्थ आश्रम। खास करके ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद आप देखते हैं गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है, और इस आश्रम में व्यक्ति जो होता है वो अपनी काम इच्छा की पूर्ति करके प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा संतान की उत्पत्ति करता है, अपने वंश, अपने परिवार और समाज की निरंतरता को कायम बनाए रखने में अपना योगदान देता है। इसके अलावा रुपया पैसा कमा करके कर देता है, दान देता है, अतिथियों का सत्कार करता है। ये गृहस्थ आश्रम के ही कार्य हैं। ये गृहस्थ आश्रम में आप यही सब करें। जैसे चूँकि जब 25 से 50 साल का व्यक्ति है तो उसको एक प्रकार से क्या करने को लिए बोला गया है? वो दूसरों की मदद करे, दान दे, ठीक है। अगर पूजा नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है तो भी चलेगा, लेकिन उसको उस समय अपने कर्तव्य पथ पर एक प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये गृहस्थ आश्रम में बताया गया है, ठीक है। अतिथियों का सत्कार करे, गुरुकुल को आर्थिक सहायता दे, पंचयोगियों के द्वारा जो उसके ऊपर ऋण लदे हुए हैं उन ऋणों को, पितृ ऋण, गुरु ऋण सभी को उतारे, ठीक है। और तीसरा जो आश्रम है 50 से लेकर के 75 वर्ष का, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ माने होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना। तो 50 वर्षों की अवधि जब पूरी हो जाती है व्यक्ति की, तो गृहस्थ आश्रम को व्यक्ति छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान करता है। और इस आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? अपनी पत्नी को एक प्रकार मतलब परिवार को छोड़ करके अपने पत्नी के साथ, मतलब पति पत्नी दोनों लोग क्या करते हैं? साथ में जंगल की ओर जाते हैं
और लोक विषयक काम व आतुरता का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। तो वो होता है आपका संन्यास आश्रम 50 वर्ष के बाद का। और इसके बाद में 75 वर्ष के बाद में अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो वो संन्यास आश्रम में ग्रहण करता है, मतलब संन्यास आश्रम आ जाता है। अच्छा, संन्यास आश्रम में क्या है कि भिक्षा के द्वारा पेट पोषण अपना करना है। लौकिक रूप से वह मृत माना जाता है व्यक्ति जो सन्यासी हो जाता है। प्रतीकात्मक रूप से उसका दाह संस्कार भी संपन्न करवा दिया जाता है, प्रतीक के रूप में उसका एक प्रकार से दाह संस्कार करवा दिया जाता है। और संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय व्यक्ति को यह शपथ भी लेनी होती है कि अब मैं पुत्र विषयक तथा लोक विषयक काम व आतुरता का पूर्ण रूप से त्याग करता हूँ। ये सन्यासी का एक प्रकार से क्या होता है, एक शपथ होती है कि वह पुत्र विषयक यानी कि पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं करेगा, या पुत्र है तो मोह नहीं करेगा, और लोक विषय जितनी भी मोह माया की चीज़ें हैं और लोक की चीज़ें हैं उन सभी से अपना मुँह मोड़ लेगा। काम आतुरता इन सभी का पूर्ण रूप से त्याग करेगा, अपनी इंद्रियों को बस में करेगा। इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। तो ये है आश्रम व्यवस्था। अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। बढ़िया प्रश्न है, सर्वोदय के बारे में पूछा गया है। सर्वोदय जो है खास करके ये गांधी जी का विचार है, और सर्वोदय को गांधी जी ने समाजवाद का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप माना है, क्योंकि इसके अंतर्गत सर्वोदय के अंतर्गत क्या होता है, समाज के किसी भी वर्ग को उपेक्षित नहीं किया जाता, सभी वर्गों का विकास होता है। सर्वोदय में सभी का उदय होता है। इसका उच्चतम उद्देश्य सबके हित और सबके कल्याण के संवर्धन से होता है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सर्वोदय सभी का उदय हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सर्वोदय का संदेश क्या है, दूसरों के जीवन के लिए क्या, दूसरे के जीवन के लिए जियो, ये सर्वोदय का संदेश है। सर्वोदय लोक नीति में विश्वास करता है, राजनीति में बिल्कुल भी विश्वास सर्वोदय नहीं करता है। और चूँकि महात्मा गांधी का विचार है तो महात्मा गांधी भी राजनीति में उतना ज़्यादा विचार मतलब विश्वास नहीं रखते थे, वो आध्यात्मिक राजनेता थे एक प्रकार से गांधी जी। सर्वोदय का क्रम है शासन से अनुशासन की ओर, नियंत्रण से संचय की ओर, सत्ता और अधिकारों की प्रतिस्पर्धा से कर्तव्यों की आचरण की ओर अग्रसर होना। ये होता है एक प्रकार से सर्वोदय का मतलब, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के जाति संबंधी विचार लिखिए। तो अंबेडकर की बात किया तो अंबेडकर का यह मानना था कि वर्ग आधारित वर्ण व्यवस्था रही शुरुआत में, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जन्म पर आधारित हो गई, जो पहले कर्म पर आधारित थी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, अंबेडकर की मैं बात कर रहा था। तो अंबेडकर जी के जो उन्होंने क्या बताया, जाति संबंधी जो विचार दिया उन्होंने अंबेडकर जी ने, वह यह मानते हैं मुख्य रूप से कि वर्ग आधारित जो वर्ण व्यवस्था रही शुरुआत में, वो धीरे धीरे करके क्या बन गई, जन्म पर आधारित हो गई। और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जो हुई ये खास करके जन्म पर आधारित होने के बाद में ही हुई। हालांकि बाहर से भी आने वाली तमाम सारी जातियाँ यहाँ पर बसी, जैसे कि आप देखते हैं, और उसके कारण से जाति व्यवस्था और भी एक प्रकार से विकसित हो गई। जब बाहरी जातियों का इसमें क्या हुआ, मिलन हुआ, जैसे कि हूण आए, शक आए, तुर्क आए और मंगोल आए, ये सब भारत में आकर के बस गए। और अंबेडकर का यह मानना है कि कर्म के विशेषीकरण के कारण से क्या हुआ, अनेक कर्मकार जातियों की उत्पत्ति हुई, जो कि एक प्रकार जो जिस प्रकार का काम करता था उसको उसी जाति का बोल दिया गया। जैसे कि चमार चमड़े का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था, सुनार सोने का वगैरह का काम करता था। तो इन सभी के खास करके अपने रीति रिवाज, विवाह आदि संबंधी तमाम सारे बंधन थे, उनमें एक बंद वर्ग का रूप एक प्रकार से धारण कर लिया। अब उस जाति में जो पैदा हुआ वो उसी जाति में रह गया। तो जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण, जो क्षत्रिय के घर पैदा हुआ क्षत्रिय, जो वैश्य के घर हो वैश्य, जो सेवक यानी शूद्र के घर पैदा हुआ शूद्र। तो इस प्रकार से धीरे धीरे होता गया। तो ये अंबेडकर के विचार थे। और इसके बाद में अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति से बाहर लोगों का विवाह करने वाले को जाति से बाहर निकाल दिया जाता था, या जाति के बहिष्कृत लोगों ने मतलब जिन व्यक्तियों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था वो व्यक्ति क्या करते थे, वो उपजातियां बना लेते थे उसी जाति की। जैसे अगर किसी ब्राह्मण को या किसी क्षत्रिय को या किसी वैश्य को या किसी शूद्र को अपनी जाति से बाहर निकाल दिया गया तो वह क्या करेगा, वो दूसरी जाति यानी उसी का उपजाति बना लिया उसने, ठीक है। तो इस प्रकार से उपजातियां बनी जातियों से, और उन उपजातियों से तमाम सारी और सारी उपजातियां बनी। तो इस प्रकार से उपजातियों से उपजातियां बनती चली गई और यह प्रक्रिया चलती रही। और आज आप देखते हैं लगभग 4000 से अधिक जातियां हो गई हैं। और इस जाति व्यवस्था के कारण से समाज की में विकृतियाँ लगातार उत्पन्न होती जा रही हैं, जो व्यक्ति और समाज के लिए घातक हैं, प्रगति में बाधक हैं
और इस दृष्टि से जाति व्यवस्था को समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। अंबेडकर जी के यह विचार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, धर्म और राजनीति पर गांधी जी के क्या विचार थे? धर्म और राजनीति की अगर बात की जाए तो गांधी जी खास करके राजनीतिज्ञ तो थे ही, राजनीतिक होते हुए या एक धार्मिक व्यक्ति थे गांधी जी। उन्होंने आधुनिक युग के तथा कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विपरीत राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। उनका विश्वास था कि यदि राजनीति को मानव समाज के लिए वरदान होना है तो उसमें उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित उसको होना पड़ेगा राजनीति को। उन्होंने राजनीति को उच्च नैतिकता और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत किया। वे धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानते हैं, वो एक ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति से धर्म या नैतिक मूल्यों को अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति छल कपट द्वेष हिंसा और धूर्तता का पर्याय मात्र होकर रह जाएगी। और धर्म से गांधी जी का तात्पर्य नैतिक और मानवीय मूल्यों से है। वो धर्म का मतलब नैतिक कार्य और मानवीय मूल्यों को एक प्रकार से अच्छा करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीति में नैतिक मूल्यों का प्रयोग करके गांधी जी ने इसे व्यवहारिक धरातल पर भी सिद्ध किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी के विचार ये थे किस पर? राजनीति पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है खंड वाक्य 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है खंड वाक्य। ओके, और इनमें आपको आर करके दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है, आप देखिएगा सभी लोग। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था के परित्याग पर अंबेडकर के क्या विचार थे? बढ़िया प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के परित्याग पर अंबेडकर के क्या विचार थे, बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो वर्ण व्यवस्था के परित्याग पर अंबेडकर के विचार की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, इनकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर की संपत्ति मतलब जो सम्मति है वो खास करके मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो ही है वही अस्पृश्यता की जड़ थी। यानी वर्ण व्यवस्था से ही अस्पृश्यता फैली है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को हिंदू समुदाय में आत्मसात करने के लिए वर्ण व्यवस्था का त्याग अनिवार्य था, जबकि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू धर्म की त्रुटियां जो रही हैं या जो दोष रहे हैं उन दोषों को दूर कर दिया जाए और बाकी जो सनातन धर्म का आदर्श है उसकी प्रतिष्ठा की जाए, पुनर्प्रतिष्ठा की जाए और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को हटा करके जो अच्छाइयां हैं उनको आगे लाया जाए। चूँकि बुराइयां बहुत जल्दी आगे आती हैं, अच्छाइयां नहीं आती किसी भी धर्म की, तो अच्छाइयों को आगे लाया जाए। गांधी जी का यह विचार बहुत ही अच्छा था, तो एक प्रकार से उन्होंने किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो हैं इन विचारों से वो सनातन के आदर्शों से भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दूर भागते थे। ऐसा एक प्रकार से वो कहते थे कि भाई इन आदर्शों के प्रति उनके मन में शंका बनी रहती थी। उनका यह कहना था कि छुआछूत मानने वाले जो हिंदू हैं ये बुरे हिंदू नहीं हैं, बल्कि अपने धर्म का पालन करने वाले हिंदू हैं, ऐसा उनका मानना था। वो कहते हैं कि उनको जैसा बताया गया वो वैसा करने वाले थे। उनके आचरण में सुधार शास्त्रों की सत्ता का उन्मूलन करने पर ही संभव था, ऐसा मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, और गांधी जी मानते हैं कि भाई अगर इनमें से जो बुराइयां हैं जिनसे एक प्रकार से लोगों को लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उसको हटा दिया जाए और एक प्रकार से एक नए प्रकार से धर्म का संचालन, चूँकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है तो परिवर्तन जरूरी है। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पुराना हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए, मूलभूत परिवर्तन नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन। क्योंकि ना कोई अपने माता पिता को, अगर आपके माता पिता पुराने हो जाएं तो क्या आप उनको चेंज कर देंगे? बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। तो इसी प्रकार से धर्म कोई चेंज करने की वस्तु नहीं है। धर्म आप अगर चेंज कर देंगे तो फिर एक प्रकार से वो थोड़ा सा एक अलग तरीके का प्रभाव जाएगा समाज पर भी और आपके परिवार वालों पर भी और अन्य चीज़ों पर भी। तो धर्म कोई बदलने की वस्तु नहीं है। धर्म में बस आपको करना क्या चाहिए, जो बुराइयां आ रही हैं उन बुराइयों को क्या कर देना है, उनका बाईकाट कर देना है। बुराइयों को निगलेक्ट करके अच्छाइयों को धारण करना है और अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी धर्म जो होता है उसमें बुराइयां लिखी नहीं होती पहले से, बस उसको चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, कुछ बुराइयों को एक प्रकार से उनके चलाने से अपने हित को साधने के लिए उनमें बुराइयां आ जाती हैं। लोग अपने आप के हित के लिए कहीं ना कहीं बुराइयों को उसमें पिरो देते हैं, लेकिन बुराइयां होती नहीं किसी धर्म में, बस एक प्रकार से उसको परोसा गलत तरीके से आता है। दूसरे धर्म के लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करवा देते हैं किसी भी धर्म की चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, वो उनके धर्म को बुरा बोलेंगे, वो उनके धर्म को बुरा बोलेंगे, जबकि धर्म किसी का ना तो बुरा ना अच्छा, मतलब अच्छा होता है, बुरा किसी का धर्म नहीं होता, बस उसके विचारों को अलग तरीके से पेश किया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। इससे लोगों के मन में गुस्सा और झगड़ा लड़ाई की भावना पैदा होती है।
लोग लड़ाई करते हैं, लोग दंगे करते हैं, ये लोग वही दंगे करते हैं जो कहीं ना कहीं पे वास्तविकता से अपरिचित हैं। वास्तविकता से जिस दिन वो व्यक्ति परिचित हो जाएंगे उस दिन दंगा, लड़ाई और कट्टरवाद छोड़ देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो अम्बेडकर के यही विचार थे। और खास करके 1928 में दलितों के एक सम्मेलन में मनुस्मृति के अभिनिषेध की मांग भी रखी जा चुकी है। डॉक्टर अम्बेडकर के इस कार्यक्रम से रुष्ट होकर के ही जाति पात तोड़ करके मंडल ने इनका नियंत्रण रद्द कर दिया था। हिंदू धर्म में सुधार की संभावना से डॉक्टर अम्बेडकर निराश होते चले गए और वे अस्पृश्यों को एक ऐसे धर्म की शरण में ले जाने के निर्देश देने लगे जहां वे समान दर्जा हासिल कर सकें। और 1936 में सिखों से वार्ता हुई। धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव से भारी तूफान उठ खड़ा हुआ और गांधी जी का कहना था कि राजनीति के खेल में अस्पृश्यों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पृश्यों को खास करके मेन बात मैं बताऊं, आज मैं बोल दे रहा हूं, अभी तक मैं इन पर चर्चा नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि भाई जो हमारे दलित भाई हैं उनके साथ बस वोट की राजनीति हुई है, उनका कल्याण लोगों ने कभी नहीं सोचा। उनके कल्याण की अगर बात लोग करते, बस लोग आते क्या हैं, बस अपना नाम आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम ले करके आगे खुद बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे दलित भाइयों बंधुओं को क्या करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाने का काम करते हैं। बस आप खुद आगे बढ़ जाएंगे उनकी बात कर करके, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको शिक्षित नहीं करवाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का यह विचार था कि शिक्षा व उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और भीमराव अंबेडकर शिक्षा रूपी दूध को बहुत अच्छी तरीके से पान किए थे और इसीलिए वो हर मंच पर दहाड़ते थे, हर मंच पर बोलते थे। तो आज ज़रूरत है हमारे दलित भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे सभी जो है युवा लोगों की कि वो शिक्षित हों, वो पढ़े लिखें। और अगर आप पढ़े लिखेंगे तो आप अपने अधिकारों की मांग और अपने अधिकारों को आप ले सकेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जो आपको जैसा बताएगा आप उसी दिशा में मुड़ करके चले जाएंगे। ये वास्तविकता है, इससे किसी व्यक्ति को कोई नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हुई और इन पर हमेशा राजनीति ही की गई है और मुझे लगता है कि आज भी इन पर राजनीति ही हो रही है। इनको, इनके कल्याण की बात कोई करता ही नहीं, और करता भी तो केवल बात हवाई में करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हुई हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे आरक्षण वगैरह किया गया है जो कि बहुत ठीक बात थी एक समय के लिए, लेकिन आर्थिक आधार पर अगर अब आरक्षण दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे बंधुओं के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति आरक्षण का वास्तविक अधिकारी है हो सकता है वह व्यक्ति आरक्षण नहीं पाता, और जो व्यक्ति नहीं अधिकारी है वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर, एक घर के हम देखते हैं दसियों लोग सरकारी नौकरी पा रहे हैं। क्यों? चूँकि एक प्रकार से किसी तरीके से वो ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि भाई एक ऐसा नियम बनाया जाए जिस नियम के अनुसार एक प्रकार से फुल तरीके से मैनेज किया जाए कि भाई कौन योग्य है और किसको ज़रूरत है। योग्यता और ज़रूरत के हिसाब से उस व्यक्ति को नौकरी या इन चीज़ों को दिया जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति समाज का उच्च दर्जे का एक प्रकार से दर्जा हासिल कर सके और सभी समान हो सके, सभी अपनी बातों को कह सके, सभी अपनी बातों को खुल करके रख सके। किसी व्यक्ति के सामने कोई डर, कोई एक प्रकार से भय का माहौल ना हो किसी व्यक्ति में, और एक समान तरीके से देश आगे बढ़े और संपत्ति एक प्रकार से सर्वसम्मति से देश आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं और करके दिया है, गांधी जी के सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा, अगर जो बातें मैं बोलता हूँ आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बातें मेरी बुरी लगती हैं तो ये मेरे विचार कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ही विचार को अपने मन से देता हूँ, बाकी जो किताबें वगैरह कहती मैं उसी को बोलता हूँ। ठीक है, तो मुझसे कोई रुष्ट मत होइएगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है। अगर इस प्रकार के वक्तव्य में या कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें ऐसा आपको लगे कि सर जी एकांगी विचारधारा से प्रेरित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर विचारधारा को पढ़ता हूँ और हर विचारधारा की बातों को सुनता हूँ, फिर उसके बाद में कंक्लूजन अगर दे दूंगा तो फिर लोगों को लगेगा कि भाई सर जी जो है सॉरी वो एक प्रकार से किसी इसका पक्ष ले रहे हैं, उसका पक्ष ले, तो मैं किसी का पक्ष नहीं, मैं निष्पक्षता के साथ बात करूंगा। ठीक है, और करता भी हूँ। तो आप लोग किसी बात को लेकर के आप दिल पर मत लगाइए किसी भी बात को, बस एज अ स्टडी आप इसको पढ़ेंगे, चूँकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, जो चीज़ें आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, उसमें कोई गुस्सा होने की बात किसी व्यक्ति को नहीं है। एक व्यक्ति ने एक बार मेरे पास ऐसे कॉल किया था कि सर जी आप ऐसे बोलते हो, तो मैंने कहा था कि भाई उस बात को आप यहाँ तक क्यों ला रहे हो? मैंने बोला नहीं था, वो मेरी बात नहीं है, वो किताबों की बात है, कोटेशन की बात है। ठीक है, वो विद्वानों के कथन है, तो विद्वानों के कथन के अगर मैं बोलूँगा और उसको आप समझे कि ये मेरे वक्तव्य है, मेरे विचार हैं,
तो उससे, और मैं कौन होता हूँ विचार देने वाला यार, मैं भी एक छात्र ही हूँ आप जैसा पढ़ता हूँ बस। प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी सत्य प्लस आग्रह, सत्य की आग्रह करने वाले हैं। और गांधी जी सत्य और अहिंसा, खास करके साध्य और साधन की श्रेष्ठता, व्यक्ति की नैतिक पवित्रता, उसमें दृढ़ आस्था रखते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी हम लेंगे, आज़ादी तो जो साध्य है वो हमारा ठीक है, और जो साधन होना चाहिए वो भी ठीक है, यानी कि हम अहिंसा के मार्ग पर चल करके आज़ादी लेंगे, हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे। यानी गांधी का साध्य भी उचित है और साधन भी उचित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो खास करके इसी दृढ़ आस्था और पवित्रता, नैतिक पवित्रता, साधन की श्रेष्ठता और खास करके सत्य, अहिंसा, इन्हीं सब पर एक प्रकार से इन्हीं सब आधारों को इकट्ठा किया गया, और इन आधार पर उन्होंने अन्याय के प्रतिरोध के लिए नया मार्ग अपनाया। इसी मार्ग को सत्याग्रह के नाम से जानते हैं हम। और सत्याग्रह की पद्धति की बात की तो गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन मानी जाती है कि सत्याग्रह के लिए उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए। सत्याग्रह जो विचार है उनका, गांधी जी सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए खुद भी कहते हैं कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय स्वयं अपने पर दुख डाल करके सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। यानी अपने विरोधियों को दुखी ना किया जाए, उनको दुखी बनाने के बजाय अपने आप पर एक प्रकार से दुख डाल करके सत्य की विजय एक प्रकार से प्राप्त करना क्या होता है, सत्य एक प्रकार से आग्रह होती है, क्या होती है, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार सत्याग्रह जो होता है वो शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र होता है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें खास करके ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए गए आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम होता है सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह के कई प्रकार है। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह जो है एक प्रकार से अलग अलग रूप में ग्रहण कर एक प्रकार से किया जा सकता है, और इसके कई रूप हैं। पहला है एक प्रकार से असहयोग आंदोलन, इसमें भी सत्याग्रह के विचार दिखाई पड़ेंगे आपको। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी सत्याग्रह आपको दिखेगा। इसके अलावा तीसरा है हिजरत या प्रवचन, चौथा है अनशन, और आपका पांचवा है हड़ताल, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सत्याग्रह के माध्यम से इन चीज़ों को गांधी जी ने एक प्रकार से किया था, और गांधी जी इन्हीं विचारों पर चल करके तमाम प्रकार के एक प्रकार से क्या करे, आंदोलन करे हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, कर्म किसे कहते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांत लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कर्म के बारे में आपसे पूछा गया है कि कर्म किसे कहते हैं और इसके प्रमुख सिद्धांत बताएं। तो कर्म की बात की तो कर्म क्या है, जीवन का आधार है, और इसे हिंदू सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्व स्थान दिया गया है। कहा नहीं गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्म अधर्मस्य, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। संभवामी योगी योगी और भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसमें बताया गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि ततस फल चाखा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा। तो कहीं ना कहीं पे कर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्म भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा एक प्रकार से मनुष्य तू कर्म करता रहे, और कर्म करने के बाद में आप फल की इच्छा मत कर, फल देना तो मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में बस केवल कर्म करना है, ठीक है। कर्म की विशेषताओं की बात की, कर्म के सिद्धांत की बात की है तो इसका पहला सिद्धांत है कर्म की निरंतरता। कर्म क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलता रहता है, यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जिसके कारण से मनुष्य कुछ अन्य क्रियाएं लगातार करता रहता है। दूसरी बात है कर्म निष्फल नहीं होता है। अगर आप कोई कर्म आज कर रहे हैं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये बात एकदम से सत्य है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि कर्म में स्वतंत्रता परंतु फल में पराधीनता एक प्रकार से होती है। मतलब कि कर्म क्या है, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र है, आप जैसा कर्म करेंगे, आप कोई भी कर्म करें आपको भगवान रोकने नहीं आएंगे, लेकिन जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। फल जो है वो पराधीन है, यानी भगवान के अधीन है, और जो आपका कर्म है वो स्वतंत्र है आप कर्म करने के लिए, जो भी आप कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है कर्म का कि आत्मा अमर है परंतु कर्म भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आत्मा क्या है? अजर, अमर और अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती हैं। परंतु जब आप गलत कर्म करते हो और उस कर्म का फल इस जन्म में आपको नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है उसको भोगने के लिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग इस मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कहते हैं कि मैंने किस जन्म का कर्म किया था जो आज मैं भोग रहा हूँ। आप देखते हैं गाँव वगैरह में ऐसे बोलते हैं, तो वो एक प्रकार से वही चीज़ है, चूँकि भाई वो दूसरे जन्म का एक प्रकार से जो कर्म है वो इस जन्म में भोग रहा है व्यक्ति। पांचवा जो सिद्धांत है वो है पुनर्जन्म की भावना कर्मवाद पर ही आधारित है। अगर कर्मवाद को हटा दिया जाए तो पुनर्वाद की व्यवस्था भी एक प्रकार से फीकी पड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये हो गया आपका कर्म सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के आपको पता होगा, ब्राह्मणवस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कर्ता उरुतसद्वैश्या पादाभ्याम शूद्रो यथा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये वर्ण है। ठीक है, और इन्हीं की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था की बात की है तो वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व इस प्रकार से, पहला महत्व है कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। वर्ण व्यवस्था जो है क्या करती है? कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा देती है कि भाई ब्राह्मण हो तो तुमको ये करना है, क्षत्रिय हो तुमको ये करना है। ठीक है, और खास करके वर्ण धर्म के पालन पर विशेष करके जोर दे करके व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलने का एक प्रकार से पुरजोर समर्थन या उसको एक प्रकार से क्या करता है? प्रेरित करता रहता है। तो कर्म जो है मतलब कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है जो वर्ण व्यवस्था है। दूसरी उसका महत्व ये है समाजशास्त्रीय कि लचीली व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, यानी इस व्यवस्था के ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योग दिया है। और इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को अपने गुण और अपने कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की छूट भी दी गई है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण है और क्षत्रिय वाला कर्म करता है तो क्षत्रिय में प्रवेश कर सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण वाले कर्तव्य करते तो ब्राह्मण वो हो सकता है, शूद्र है कोई ब्राह्मण वाले कर्तव्य है तो वो ब्राह्मण जैसा है। ठीक है, इसी प्रकार से वो ब्राह्मण में प्रवेश कर सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। इसी प्रकार से वैश्य जो है वो अच्छा क्षत्रिय जैसे काम करता है ब्राह्मण जैसे तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। तो इस प्रकार से कोई ब्राह्मण है वो शूद्रों जैसा व्यवहार करता है, मतलब कि वो यज्ञ में भी धारण नहीं करता है, वो वेदों का अध्ययन नहीं करता है, वो पढ़ता नहीं है, वो दारू शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, तो वो शूद्र ही एक प्रकार से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति कोई शूद्र है वो ब्राह्मणों जैसे कर्तव्य करता है, सात्विक विचार है उसके, वो एक प्रकार से भगवत भजन करता है, वेदों का पाठ करता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, तो ये व्यक्ति ब्राह्मण ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से इसमें छूट दी गई व्यवस्था में कि ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ण व्यवस्था का दूसरा एक प्रकार से महत्व समाज शास्त्रीय। तीसरा महत्व आप लिख सकते हो समानता की नीति पर आधारित है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हैं और सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व है। प्रत्येक वर्ण के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व प्रदान किया गया है। और जब सभी वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है तो किसी एक वर्ण की तुलना में किसी दूसरे का ऊंचा और नीचा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों का समान महत्व है। जैसे पैर का अपना महत्व है, अगर पैर नहीं ना रहे तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा पाएगा। अगर हाथ ना रहे, हाथ कौन है? देखिए, ब्राह्मणवस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कर्ता उरुतसद्वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता, अर्थात ब्राह्मण क्या है? मुखमंडल है। तो एक प्रकार से अगर सर नहीं रहेगा तो क्या पूरी शरीर आपकी काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, खत्म मामला। हाथ नहीं है तो भी आप एक प्रकार से बिना हाथ के भी जीवन जीना एक प्रकार से बहुत कठिन सा लगेगा, तो हाथ का ही होना परम आवश्यक है। आप देखिए किस प्रकार से मैं ताल में बताता हूँ। मान लेते हैं आपके पैर में, अभी मैं मेरे हिसाब से जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर एक मच्छर मुझे पैर में काट रहा है, तो एक मच्छर मुझे पैर में मान लेते हैं काट रहा है, तो पैर क्या है? शूद्र है। उरु क्या है? पेट। और ये क्या है? ये आपका वैश्य है। अब मान लेते हैं कि कहाँ पर मेरे पैर में मच्छर काट रहा है, तो अब तुरंत हमारे दिमाग में बात पहुंची कि भाई हमको मच्छर पैर में काट रहा है, तो तुरंत जो है दिमाग के यहाँ पर पहुंचा बात, ठीक है, कि भाई हमको मच्छर काट रहा है। तुरंत दिमाग ने आदेश किसको दिया? हाथ को दिया, और तुरंत पट से मच्छर मार दिया गया। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं क्या कि भाई तालमेल देखें कि पैर पर मच्छर काट रहा है, पैर कौन है? शूद्र है, वहाँ पर कोई मच्छर काट रहा है, दिमाग यानी ब्राह्मण को का संदेह जाता है कि भाई पैर में मच्छर कुछ काट रहा है। तुरंत ब्राह्मण ने आदेश किसको दिया? रक्षक को, यानी क्षत्रिय को। तुरंत क्षत्रिय गया और पैर पर मारा, तुरंत मच्छर साफ। यानी क्या है? ये तालमेल है, एक समन्वय है। यानी बिना पैर के ना तो व्यक्ति रह सकता है, ना बिना हाथ के,
और ना ही बिना पेट के। अगर इनमें से किसी का अभाव है तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। इसीलिए ऊंच नीच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि ब्राह्मण बड़े हैं क्षत्रिय छोटे हैं, या क्षत्रिय बड़े हैं ब्राह्मण छोटे हैं, या क्षत्रिय बड़े हैं ब्राह्मण बड़े हैं, वैश्य बड़े हैं शूद्र छोटे हैं। शूद्र हम कहते हैं शूद्र सबसे बड़ा है, लोग पैर छूते हैं तो शूद्रों के छूते हैं। तो एक प्रकार से ये आप सोचें तो पैर ही तो छूते, कोई सर न थोड़ी छूता है पहले ये करने के लिए। तो एक प्रकार से सभी का अपना अपना महत्व होता है सिचुएशन और परिस्थिति के हिसाब से। हालांकि जो भी व्यवस्थाएं पहले थीं वो ऐसी ही थी, और आज के वर्तमान परिवेश में अगर ये व्यवस्थाएं सूटेबल नहीं है तो इनको बदलना चाहिए बिल्कुल। अगर सभी चीज़ों के या सभी लोगों के मंतव्य नहीं ठीक है तो इनमें बिल्कुल चेंजमेंट जरूरी है। ठीक है, कोई गलत चीज़ है तो एक प्रकार से ये महत्व समाजशास्त्री है। चौथा महत्व ये है कि श्रम विभाजन व विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था है। श्रम मतलब वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का काम क्षत्रिय नहीं करते थे पहले, न क्षत्रिय का ब्राह्मण, न वैश्यों का शूद्र, न शूद्रों का वैश्य, न शूद्र क्षत्रिय का, न ब्राह्मण का। तो इस प्रकार सभी का काम बटा था। समाज शांति से चल रहा था, जजमानी व्यवस्था थी। ब्राह्मण लोग सभी जातियों के यहाँ पर कथा भागवत करने जाया करते थे, सभी के यहाँ पर खाना बनाते थे, पूड़ी सब्जी खीर खाते थे बैठ करके। अभी भी हमारे घर में आप देखते हैं लोग कहते हैं कि इनके घर में नहीं खाते हैं ब्राह्मण, उनके घर में नहीं खाते हैं। मेरे घर में खुद जजमानी है, मैं पंडित के घर में हूँ, मेरा नाम शिवम शुक्ला है, लेकिन मैं सभी के यहाँ पर जाता हूँ, खाता हूँ, सभी के हाथ का पानी पीता हूँ। मुझे कोई लाए पानी पिलाए मैं तुरंत पीऊँगा, मुझे कोई छुए आकर के मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसको। तो अब लगभग समाप्त हो चुकी है चीज़ें। कुछ एरियाज अभी भी आप देखेंगे कहीं कहीं पर बहुत पिछड़े इलाके में मिलेंगे जहाँ पर ऐसी धारणा है, लेकिन धीरे धीरे ये अभी समापन की ओर ही है। और बिल्कुल किसी व्यक्ति को अछूत नहीं कहना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति भी एक प्रकार से अगर अपने आप को अच्छा रखेगा, मेंटेन रखेगा, तो लोग उसको भी छुएंगे। और छूने से और इससे पानी पीने से कुछ नहीं होता है। इसको लेकर के ये धारणा जिसके मन में भी बनी हुई हो, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हो कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हम जो है इनके यहाँ पानी नहीं पिएंगे या उनके यहाँ हम भोजन नहीं करेंगे, ये गलत धारणा है। बिल्कुल पानी पियो, खाना खाओ, इसमें कुछ नहीं दोष है और ये अच्छी बात है। अगर आप पानी पी रहे हैं किसी के यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उच्च क्वालिटी। भगवान श्री राम माता सबरी के जूठे बैर खाते थे। आप सोचो उनसे बड़े कोई व्यक्ति हो गए, उनसे बड़े क्या ब्राह्मण है भगवान श्री राम से? बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको करना चाहिए। ऐसी बिल्कुल भी धारणा अगर आपके मन में है तो उसको त्यागे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे पंडित ये बहुत जो है सर जी बहुत ज्ञानी बन रहे हैं अपने आप को। तो बिल्कुल मैं ज्ञानी नहीं बनना हो भैया, माफ़ी चाहेंगे किसी व्यक्ति को अगर कोई बातें मेरी बुरी लगती हों, लेकिन ये चीज़ें समाजशास्त्र में तो पढ़नी पड़ेंगी, ये बातें बतानी पड़ेंगी। पांचवी बात है समाजशास्त्रीय महत्व वर्ण व्यवस्था का ये हो सकता है कि रक्त की शुद्धता। भारत में आपको बता दूं कि समय समय पर अनेक प्रजातियां आई और वो आकर के बस गई, और इस प्रकार की अवस्था में क्या हुआ कि यह आवश्यक हो गया कि लोगों को संगठित कर दिया जाए जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहे। आर्य और द्रविड़ प्रजाति आए, उनकी भिन्नता के कारण से अलग अलग वर्णों में विभक्त हो गए। द्रविड़ों को शूद्र वर्ग में रखा गया और उन्हें अन्य वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने पर रोक लगा दी गई, और ऐसा करने का एकमात्र कारण रक्त की शुद्धता को बनाए रखना था। ठीक है, इसीलिए अलग अलग किया गया। तो ये रक्त शुद्धता पर ही आधारित है, क्योंकि अलग अलग प्रजातियों के मेल से क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार की धारणा पहले थी और इस प्रकार चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो वर्ग संघर्ष की बात की जाए तो मार्क्स के अनुसार आज तक का संपूर्ण समाज जो रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास, मतलब कि आज तक का जो संपूर्ण समाज का इतिहास रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये ऐसा मानते हैं कार्ल मार्क्स। और स्वतंत्र तथा दास एक प्रकार से दो वर्ग, कुलीन और जनसाधारण वर्ग, भूमिपति और अर्धदास, श्रेणीपति और वेतन पाने वाले लोग। तो एक प्रकार से ये सब दो वर्गों में समाज बटा। तो कहीं ना कहीं पे एक वर्ग जो था वो पिछड़ा था, एक वर्ग बहुत आगे था। तो जो पिछड़ा वर्ग था उस पर शासन करते थे कौन लोग, जो आगे वाले वर्ग थे यानी पूंजीपति वर्ग थे। तो कहीं ना कहीं पे मार्क्स की व्याख्या इस बात पर केंद्रित रहती है कि उत्पादन के साधन किस प्रकार व्यक्तियों के संबंधों तथा सापेक्षित पदों को निर्धारित करते हैं। मार्क्स कहीं न कहीं पूंजीवादी व्यवस्था के सख्त विरोधी थे
और पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्गों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम वर्ग वह है जो कि उत्पादन के साधनों का मालिक है, अर्थात पूंजीपति वर्ग है, और दूसरा वह वर्ग है जो श्रम का मालिक है, अर्थात जो श्रमिक वर्ग है, जो काम करता है फैक्ट्रियों में। और यह दोनों वर्गों का परस्पर विरोधी एक प्रकार से हमेशा विरोध होता रहता है, क्योंकि पूंजीपति जो होता है श्रमिकों का शोषण करता है, उनसे अधिक कार्य करवाना चाहता था, मतलब कि करवाता है, और माल अपना रखता है, पैसा अपना लगता है। तो इससे क्या होता है, श्रमिक वर्ग अपने कार्य का उचित वेतन प्राप्त करना चाहते हैं, और इन दोनों के हित परस्पर क्या होते हैं, विरोध होने के कारण से कोई समझौता नहीं हो पाता है। मार्क्स जो हैं इस बात की आशा करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करने के लिए सर्वहारा वर्ग जो है वो क्रांति करेगा, जिसमें सर्वहारा वर्ग को निश्चित रूप से विजय मिलेगी। एक नवीन समाज अर्थात प्रारंभिक समाजवाद, बाद में साम्यवाद की स्थापना होगी, और इस व्यवस्था में निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इस नवीन व्यवस्था में संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा, और संपूर्ण जनता को समान अधिकार मिल जाएंगे, और श्रमिकों का शोषण समाप्त हो जाएगा। ऐसा एक प्रकार से दूरदृष्टि सोची थी कार्ल मार्क्स ने, और कहीं ना कहीं पे इनकी जो दूरदृष्टि थी वो कहीं ना कहीं पे सत्य भी प्रतीत होती है। आगे बढ़ते तो ये विचार थे इनके वर्ग संघर्ष के। अगला प्रश्न आप देखते हैं, आर करके आपको दिया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स जो हैं मानव इतिहास के विकास की व्याख्या भौतिक वस्तुओं की परिवर्तनशील स्वाभाविक प्रकृति और इसमें पारस्परिक अंतर्विरोध के आधार पर करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि भौतिक जगत का विकास जो है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई भौतिक जगत का जो विकास है वो क्रमबद्ध तरीके से विकास ना हो करके अबाध गति में निरंतर होता रहता है, और इस विकास में वाद प्रतिवाद संवाद इसका क्रम निरंतर जारी रहता है। एंजल्स मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जो कि एक दाने का उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार जौ के एक दाने को भूमि के खेत में बोया जाता है, मतलब भूमि में बोया जाता है, तो खास करके कहते हैं कि जिस प्रकार जौ के एक दाने को भूमि में बोया जाता है तो वह अंकुरित हो जाता है, और जौ का दाना स्वयं तो नष्ट हो जाता है परंतु उसमें अंकुर से पौधा बन जाता है। तो उस पौधे में अनेक जौ के दाने स्वयं लग जाते हैं, और कुछ समय पश्चात जो कि जौ का पौधा यह पौधा स्वयं समाप्त हो जाता है, और फिर दानों से मिल करके अनेक पौधे लगाए जाते हैं। जौ का यह दाना वाद है, और पौधा प्रतिवाद है, और फल जो है उसका संवाद है। समझे, बीज क्या है, बीज वाद है यानी विचारधारा है। जौ का दाना क्या है, वाद यानी विचारधारा है। पौधा क्या है, प्रतिवाद, उस विचार का खंडन है, उस विचार के विरोधी विचार हैं। और जो एक प्रकार से फल निकलता है इस वाद और प्रतिवाद के बाद में, वही होता है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, तो किसी विचार का क्या होता है, प्रतिवाद होता है, और उसी प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उदय होता है। तो इस तरह से निजी संपत्ति जो कि पूंजीपति वर्ग के पूंजीपति वर्ग को जन्म देती है, साथ ही सर्वहारा वर्ग को जन्म देती है, और दोनों में विरोध के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रांति से निजी संपत्ति तथा इस पर आधारित पूंजीपति वर्ग क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि समाप्त हो जाएगा। यही है पूंजीपति वर्ग, एक प्रकार से कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपको दिया गया है, मैक्स वेबर की सत्ता के प्रकार बताइए। मैक्स वेबर ने सत्ता कितने प्रकार बताए हैं भाई? तो मैक्स वेबर की बात की सत्ता के वो 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। पहला प्रकार बताया वैधानिक सत्ता, दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है करिश्माई सत्ता परंपरागत सत्ता, और तीसरी सत्ता इनकी है करिश्माई सत्ता। यानी 4 प्रकार की सत्ता 3 प्रकार की सत्ता इन्होंने बताई है मैक्स वेबर ने। कौन सी? पहली है वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता की बात की है तो वैधानिक सत्ता का मतलब होता है कि जो राज्य के जो नियम हैं उन नियमों और जो खास करके उसको नियमों को कार्यान्वित रूप प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा नियुक्त विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को उनके पदों के अनुसार प्राप्त होती है, तो होती वैधानिक सत्ता। यानी जो एक प्रकार से कानूनी हिसाब से मिलती है, विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से, वो वैधानिक सत्ता। दूसरी सत्ता होती है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जैसे कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपने पिताजी की चीज़ों से, आप देखिए परंपरागत सत्ता वो सत्ता होती है जो किसी समाज में एक लंबे अरसे से चले आने वाले विश्वासों
आदर्शों, प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार किसी व्यक्ति को परिवार व समाज में उसकी विशिष्ट स्थिति होने के कारण से उन्हें संभवता प्राप्त होती है कि भाई कोई व्यक्ति है, उच्च स्थान उसका है, तो उसका एक प्रकार से क्या है, या उसका लड़का जो होगा वह भी एक प्रकार से उच्च समुदाय मतलब उच्च समाज का ही होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या है, ये है सत्ता। कौन सी सत्ता? परंपरागत सत्ता, यानी जो परंपरा से ही मिली है आपको, बहुत पहले से आपका बाप दादा को मिली थी, इसीलिए आपको मिल गई। और तीसरी सत्ता होती है करिश्माई सत्ता, चमत्कारिक सत्ता। ये सत्ता जो है ये वो सत्ता है जो वैधानिक एवं परंपरागत आधारों पर आधारित ना होकर के कुछ करिश्मा और चमत्कारों पर आधारित होती है, या उन्हीं शक्ति व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनमें एक विलक्षण, अद्भुत और अनोखी या चमत्कारिक शक्ति पाई जाती है। जैसे बागेश्वर बाबा को आप देखिएगा तो उनके पास करिश्माई चमत्कारिक सत्ता है। अच्छा, उनके पास चमत्कारिक, वो स्वयं भी बोलते हैं कि भाई बाबा हमारे बजरंगबली बाबा जी जो हैं वो उनकी मदद करते हैं, और वो एक प्रकार से वो मन की बात जान लेते हैं लोगों की, ठीक है, और बता देते हैं, उनका निराकरण भी बताते हैं। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट व्यवस्था के आदर्श प्रारूप की विशेषता बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो बात की जाए पूंजीवादी व्यवस्था की, तो पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता लिखें। पूंजीवाद की विशेषता, पहली विशेषता पूंजीवाद की ये है कि पूंजीवाद पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर उद्योग, व्यापार और व्यवसाय का बड़े पैमाने पर विवेकपूर्ण संगठन होता है। दूसरी बात ये कि भाई उत्पादन की वस्तुओं का संगठित बाजार एक प्रकार से पूंजीवाद में होता है, पूंजीवाद की विशेषता है। अगली विशेषता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता एक प्रकार से पूंजीवाद में मिल जाती है। इसके अलावा चौथी विशेषता ये है भाई कि लाभ स्रोतों की स्थापना तथा लाभ कमाना, ये भी एक प्रकार से पूंजीवाद की विशेषता है। पांचवी विशेषता है कार्य की अधिकतम कुशलता के लिए श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। छठी विशेषता है नवीनता का आदर और प्राचीन की उपेक्षा, जो नवीन चीज़ें हैं उनका आदर करें और जो प्राचीन चीज़ें हैं उनकी उपेक्षा करें। ये पूंजीवाद का एक प्रकार से क्या है, विचार है। और कार्य कुशलता को महत्व देता है पूंजीवाद, और बड़े मिलों और कारखानों के द्वारा उत्पादन एक प्रकार से उस पर बल देता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं। अगला है प्रोटेस्टेंट व्यवस्था की विशेषताएं। तो प्रोटेस्टेंट व्यवस्था की विशेषताओं की बात की जाए तो मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट व्यवस्था के आदर्श प्रारूप की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, उसी को मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। पहली विशेषता है प्रोटेस्टेंट की कि ये प्रोटेस्टेंट वादी विचारक मानते हैं कि समय ही धन होता है और धन के द्वारा धन की वृद्धि होती है। ये पहली बात, पहला सिद्धांत। दूसरा विशेषता ये है कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के समान है। प्रोटेस्टेंट नीति के व्यक्ति ऐसा ही मानते हैं वो विचारक। और तीसरा बात ये है कि भाई ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह भी प्रोटेस्टेंट नीति का ही एक विचार है। इसके अलावा व्यापार में सावधानी से हिसाब रखना आवश्यक है, भी ठीक बात है। इसके अलावा अगला जो है वह कार्य ही गुण है। अगला है धन कमाने और बचाने में बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि इसी से व्यक्ति और समाज स्वास्थ्य और संपत्ति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट व्यवस्था के आदर्श प्रारूप के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 5वां नंबर प्रश्न, दुर्खीम के आत्महत्या सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया दुर्खीम के आत्महत्या सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। दुर्खीम की बात की, दुर्खीम जो हैं ये आत्महत्या के सिद्धांत में एक प्रकार से ये बताते हैं, इनकी एक पुस्तक है खास करके, उसका नाम है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। ठीक है, तो उस पुस्तक में इन्होंने दुर्खीम महोदय ने स्पष्ट बताया कि सामूहिक जीवन व्यक्तियों को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा किस प्रकार समाज केवल मात्र व्यक्तिगत इकाइयों का योग नहीं है, अपितु एक ऐसा तथ्य है जिसमें स्वतंत्र सामूहिक चेतना पाई जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दुर्खीम ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्महत्या जो है एक सामाजिक तथ्य है, और इसके कारण भी सामाजिक ही हैं। व्यक्ति का सामूहिक जीवन जितना संगठित होगा, आत्महत्या की दर उतनी ही कम होगी, और खास करके इसके विपरीत व्यक्ति का सामूहिक जीवन जितना कम संचालित होता है, आत्महत्या की दर उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार क्या होता है, आपने यह बता दिया कि किस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। और दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की मैं एक बात आपको मैं सरल शब्दों में आपको बता दूं कि दुर्खीम महोदय ये बताते हैं कि भाई मनुष्य जो होता है अपनी मर्जी से आत्महत्या नहीं करता है, उसको जो सामाजिक विचार हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, वो बाध्य करवा देते हैं आत्महत्या करने की। चूँकि वो अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको,
और लगातार वो अकेलेपन का महसूस होता है तो वो व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो आत्महत्या में क्या होता है, आत्महत्या में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्यक्तिगत कारण होती है और कुछ सामाजिक कारण है। तो आत्महत्या का जो दुर्खीम का सिद्धांत है, दुर्खीम सामाजिक तत्वों को उत्तरदायी मानते हैं किसी व्यक्ति की आत्महत्या करने में। ठीक है, कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसमें ये कहते हैं कि भाई आत्महत्या कोई व्यक्ति तभी करता है जब सामाजिक दबाव बनता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति पढ़ने गया है, नौकरी 5-6 साल नहीं लगी है तो इसीलिए घर पे लौट करके नहीं आता कि घर वाले से पूछते कि क्या हुआ कैसे हुआ, पंच करेंगे उसको बार बार, नाते रिश्तेदार सब पूछेंगे। तो इससे क्या होता है, कभी कभी वो जब चीज़ें बहुत पैसा खर्च हो जाता है और व्यक्ति उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता तब आत्महत्या कर लेती हैं। अभी एक लड़की कोई है, खास करके कहीं की, वो एक प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, उसका एक प्रकार से बहुत कम सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं थे लेकिन व्यू बहुत अच्छे खासे आते थे, लेकिन उसका वो पता नहीं क्यों एक प्रकार से आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या के एक प्रकार से बहुत सारे खुद के रीजन भी होते हैं और बहुत सारे सामाजिक होते हैं, लेकिन आत्महत्या के सामाजिक तत्वों पर बल दिया है दुर्खीम महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, प्रश्न है उद्विकास और क्रांति में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उद्विकास और क्रांति में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो उद्विकास की बात किया है तो उद्विकास की प्रक्रिया जो होती है, उद्विकास की प्रक्रिया किसी वस्तु अथवा स्थिति से पहले से ही निहित आंतरिक तथ्यों को प्रभाव से क्रियाशील होती है, जबकि क्रांति का कारण जो होता है समाज की वे विभिन्न दशाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हम रह रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि उद्विकास जो होता है क्रांति जो होती है एक सामाजिक धारणा है जिसमें हम समाज में उत्पन्न होने वाले तीव्र परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं, जबकि उद्विकास जो होता है इसकी प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से केवल प्राकृतिक क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं। वैसे तीसरी बात की जाए तो क्रांति एकाएक अथवा अप्रत्याशित रूप से होने वाला तीव्र परिवर्तन को स्पष्ट करता है, जिसमें परिवर्तन की किसी निश्चित दिशा की भविष्यवाणी नहीं की जाती कि परिवर्तन सही होगा या गलत होगा, क्रांति की दिशा में जाएगी इसका पहले से निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जो एक प्रकार से जो विकास है वो एक क्रमिक परिवर्तन होता है और जिसमें परिवर्तन संबंधित प्रत्येक स्तर भी देखने को मिलते हैं उद्विकास में। ठीक है, अगला अंतर आप लिख सकते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है कि उद्विकास एक सर्वव्यापी तथ्य है जो कि प्रत्येक समाज को सदैव कम या अधिक मात्रा से क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके विपरीत क्रांति जो है सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक और अस्थायी स्थिति से होता है। तो इस प्रकार से ये अंतर हो गए कुछ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, खंड 7 से केवल 2 प्रश्न करने हैं 5 क्वेश्चंस में से और 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि 19वीं सदी की क्रांति का यूरोप के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। वहीं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है काम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, बढ़िया प्रश्न है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न समाजशास्त्र की उत्पत्ति और आरंभ की विवेचना कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी पढ़ लेंगे आप। वहीं अगला प्रश्न आपको बता दूं, इस मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियोस में आप इन प्रश्नों के उत्तर को शायद पा जाएं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए, बताएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक चैनल हमारा और है BA करेकर नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इंस्टाग्राम पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई मारें। ठीक है, और अब एप्लीकेशन भी आ चुका, तो एप्लीकेशन पर PDF वगैरह आपको मिलती रहती है, तो PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। BA थर्ड ईयर की हर एक सब्जेक्ट की PDF वहाँ पर सेंड कर दी गई है, तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा उसको और आसानी से पढ़ें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, गांधीवादी दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है होगा, इस कथन का विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आप एकदम से ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हो गया आपका समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से अगला मॉडल पेपर मैं दूंगा समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र, सोशल रिसर्च मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस प्रकार से आपने ये समझा। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय का, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने इन चीज़ों को तो बता ही दिया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।